पेज 89, पेज 91। अच्छा जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा, मोहतरम ये आपको मेरी तरफ से। एम्प्लॉय ने कहा सर ज्यादा हो जाएगी, ना करें। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं 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 भाई, आप माशाल्लाह बड़े मेरे डियर एम्प्लॉय हैं, तो आप ऐसा कर लें, ये गाड़ी जो है, जितना अरसा आप मेरे साथ हैं नौकरी में, उतना अरसा ये गाड़ी आपके लिए, हमेशा के लिए आपके लिए नहीं, आपको गिफ्ट नहीं करा, यानी जितना अरसा आप मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं उतने अरसे के लिए गाड़ी मैं आपको दे रहा हूं। ओके, अब इसमें तीन कंडीशन, तीन टाइप्स हो सकती हैं। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करे, गाड़ी प्रोवाइड की है या गिफ्ट की है? प्रोवाइड से क्या मतलब है, जितना अरसा नौकरी कर रहे हो उतना अरसा ये गाड़ी आपके लिए है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी इस्तेमाल के लिए दे दी है। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी बताएं क्या है, गाड़ी किस लिए दे दी? पर्सनल यूज के लिए। इस गाड़ी पर घर के काम किया करो, सिर्फ बीवी बच्चों को सैर कराया करो, बच्चों को स्कूल छोड़ा करो, बीवी को शॉपिंग कराया करो, खुद सैर करने चले जाया करो, कभी अकेले में। तो ये सारे बेनिफिट्स तुम्हें अवेलेबल हैं, लेकिन ये जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ी है। क्या एम्प्लॉय ऐसी सूरत में हैप्पी होगा या हैप्पीएस्ट होगा? हैप्पीएस्ट होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा। दूसरी सूरत, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान ये गाड़ी है फॉर पर्सनल यूज, किसके लिए? एंड ऑफिशियल यूज, यानी इस पे घर के काम भी करो और इस पर दफ्तर के काम भी करो। क्लियर? क्या एम्प्लॉय हैप्पीएस्ट होगा या हैप्पी होगा? हैप्पी होगा, क्योंकि ये फॉर पर्सनल यूज भी है और फॉर ऑफिशियल यूज भी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जिससे एम्प्लॉय डाउन टू अर्थ हो जाएगा, यानी बड़ा गमगीन हो जाएगा कि ये गाड़ी तुम्हारे किस इस्तेमाल के लिए है? फॉर ऑफिस यूज ओनली। किसके लिए है? फॉर ऑफिस यूज ओनली। ऑफिस यूज ओनली का मतलब है कि भाईजान ये गाड़ी है, अगर तुम्हारे बीवी बच्चे इसमें नजर आए तो मैं तुम्हें गाड़ी से निकाल दूंगा, मैं तुमसे गाड़ी वापस ले लूंगा और तुम्हें निकाल के सबके सामने छित्तर मारूंगा। तुम्हारे घर के बंदे इस गाड़ी में नजर नहीं आने चाहिए। ये गाड़ी सिर्फ किस काम के लिए तुम्हें दे रहा हूं? दफ्तर के काम के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है, आने जाने के लिए इधर उधर, उसको तुमने इस्तेमाल करना है। मजाल है कि तुम्हारे बीवी या बच्चों ने इस गाड़ी के अंदर कदम रखा। तो एम्प्लॉयर ने ये बड़ा एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट दे दी, तो ये गाड़ी किस इस्तेमाल के लिए? फॉर ऑफिस यूज ऑनली। ऐसी सूरत में एम्प्लॉय क्या होगा? खुश होगा कि उसे घर के लिए कोई चीज मिल गई, या सैड होगा? सैड होगा। सैड होगा और जमीन की तरफ देख रहा होगा, कहेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। बहरहाल गाड़ी में घूमेगा जरूर, लेकिन सिर्फ किस काम के लिए? दफ्तर के काम के लिए। सबसे ज्यादा खुशी एम्प्लॉय को किस सूरत में हो रही है? तो जो पहली सूरत थी उसमें गाड़ी की कॉस्ट या फेयर वैल्यू का 10% एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो दूसरी सूरत थी उसमें गाड़ी की कॉस्ट या फेयर वैल्यू का 5% एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, और जो तीसरी सूरत थी उसमें कुछ भी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई खुशी ही नहीं हुई। चलें जी, नोट कर लें। ऐसे तो नजर नहीं आएगा, मैं तरतीब से जरा चीजें खोलता हूं ताकि आप आराम आराम से नोट करें। चलें जल्दी। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 3। मैं ऊपर करता रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता। कार प्रोवाइडेड, ये मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू कौन सी, अभी इस पर डिस्कशन मैंने करनी है। गाड़ी बना ली, हद हो गई। बस मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर तो सब नहीं जाने। आपने बना लिया, वेल डन। चलें जल्दी करें। बाकी कार प्रोवाइडेड ऊपर लिखा हुआ है। जाने दो थोड़ा और ऊपर। पहले में लिख लें फॉर पर्सनल, दूसरे में लिख लें फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल, और तीसरे में लिख लें फॉर, ये तो नहीं लिख रहे हैप्पीएस्ट, हैप्पी, सैड, सैड, छोड़े पर इसको क्या लिखना है, जाने दे ऊपर। टाइम पे है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि 10% जो आपने कॉस्ट या फेयर वैल्यू का लेना है वो कैसे लेना है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फॉलोइंग विल बी एडेड इन द इनकम,
इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय अ मोटर व्हीकल इन अ टैक्स ईयर, अगर गाड़ी किस मकसद के लिए है, फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, तो कितने परसेंट, 5% ऑफ कॉस्ट या 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट का कब लेना है और फेयर वैल्यू का कब लेना है ये सुन लें। गाड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दो तरीके से लेके दे सकता है, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बाजार से गाड़ी लेके दे सकता है। बाजार से गाड़ी लेके देने का मतलब यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी बाजार से खरीद के लेके दे देगा, यानी 25-30 लाख की गाड़ी है, एम्प्लॉयर की जेब में पैसे पड़े हुए हैं 25-30 लाख, एम्प्लॉयर 25-30 लाख रुपया किसी को देगा, गाड़ी खरीदेगा, एम्प्लॉय को दे देगा। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बाजार से गाड़ी खरीद के ना लेके दे, बल्कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे भाईजान मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें गाड़ी बैंक से लीज पे लेके दे देता हूं। तो एम्प्लॉयर जाए बैंक में और बैंक से गाड़ी लीज पे ले, और वो लीज पे ली हुई गाड़ी किसको दे दे, एम्प्लॉय को दे दे। अगर एम्प्लॉयर ने बाजार से खरीद के लेके दिया गाड़ी तो एम्प्लॉयर की जेब से फौरन पैसे जाएंगे, तो चीज की कॉस्ट आपको पता होगी, तो वही कॉस्ट पे आपने लगाना है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने बाजार से खरीद के लेके नहीं दी, बल्कि एम्प्लॉयर ने जो है वो बैंक से लीज पे लेके दी है, तो फिर फौरन कॉस्ट पे नहीं करेंगे, इसलिए फिर गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उसके ऊपर आपने परसेंटेज लगानी है। तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर फॉर एक्वायरिंग द मोटर व्हीकल, एक्वायरिंग मींस बाजार से खरीद के लेके दी, या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज इफ इट इज टेकन ऑन लीज। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी लीज पे लेके दी है तो फिर किस चीज का 10% लगाना है, फेयर वैल्यू का। किस दिन की फेयर वैल्यू, जिस दिन लीज शुरू हुई। और दूसरी ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी किस लिए लेके दी है, पर्सनल यूज। ऐसी सूरत में 5% लगाने, 10%, और आगे वही इंग्लिश कॉस्ट पे लगाने अगर गाड़ी खरीद के लेके दी, और अगर गाड़ी लीज पे लेके दी तो फेयर मार्केट वैल्यू। और फॉर ऑफिशियल यूज कितना ऐड करना है, 0%। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसा हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि मोहतरम मैं आपको एक और बेनिफिट देने लगा हूं, मैं आपको गाड़ी की सर्विस वगैरह भी करा दिया करूंगा, ट्यूनिंग वगैरह भी करा दिया करूंगा, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये इसमें कवर नहीं होगा, ये फिर अलग से आपको पेपर में गिवन होगा, इसको अलग से सैलरी में ऐड करेंगे। रनिंग एंड मेंटेनेंस बेनिफिट फॉर कार विल बी सेपरेटली टैक्सेबल, ये अलग से टैक्सेबल होगा। यानी अगर उसने कहा मैं आपको 10,000 रुपए की गाड़ी की सर्विस करा देता हूं, ट्यूनिंग करवा देता हूं, तो वो पूरा बेनिफिट 10,000 रुपए के नाम से अलग से ऐड होगा, ये 5 या 10% में ऑलरेडी कवर्ड नहीं होगा। और हाँ, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी एम्प्लॉय हो सकता है। असल में डायरेक्टर एम्प्लॉय होते नहीं है, लेकिन कोई एक डायरेक्टर ऐसा होता है जो 7-8 घंटे आके ड्यूटी देता है, तो फिर उस डायरेक्टर को आप एम्प्लॉय डायरेक्टर कहते हैं, तो उसे भी आप गाड़ी दे सकते हैं। सारे यही रूल लगेंगे। ओके, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से पूछा भाईजान क्या हो गया। एम्प्लॉय ने कहा सर आपको क्या बताएं, बहुत पसीना आया हुआ है मुझे। भाई क्या हो गया यार तुझे जिगर, तुझे पसीना क्यों आया हुआ है, क्या हो गया। सर आप क्या बताऊं सर, वो मेरे घर के बाहर जो है वो एक गार्डन है, तो वो जो गार्डन है उस गार्डन के अंदर जो है वो मेरे घर के साथ ही जो गार्डन है उसमें बड़ा घास उगा हुआ था और फूल बूटे खराब हुए हुए थे, तो मैं रोजाना ना सुबह उसको सेट करके आता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पसीना आया होता है और वो आपके सामने भी मुझे फील हो रहा होता है। तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, बस ये काम मुझे करना है, क्या करूं। तो एम्प्लॉयर ने कहा तो परेशान ना हो, माली मेरी तरफ से परेशान हो, तू पहुंच घर, माली मेरी तरफ से। किसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, एम्प्लॉयर की तरफ से, माली एम्प्लॉयर की तरफ से। अब होगा क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कहा, कौन किसकी तरफ से, माली मेरी तरफ से। अब माली जाएगा और एम्प्लॉय के घर में गार्डनिंग वाला सारा काम कर दिया करेगा। क्लियर। अब तनख्वाह कौन देगा माली को, एम्प्लॉयर। बड़ी बड़ी गौर से बातें सुननी है। तनख्वाह कौन देगा माली को, एम्प्लॉयर ने माली को तनख्वाह दी मिसाल के तौर पे 15,000 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉय ने जाके एम्प्लॉयर को कहा सर आपके एहसानों और बोझ तले में दबता चला जा रहा हूं, आप मुझे अच्छी खासी तनख्वाह भी दे रहे हैं, मुझे हाउस रेंट अलाउंस भी दे रहे हैं, मुझे बोनस भी दे रहे हैं और मेरी बाकी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, आपने मुझे गाड़ी तक दे दी है, सर खुदा के लिए इतना जो है वो बोझ ना डाले मेरे ऊपर, सर प्लीज सर प्लीज 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 सर इनकार ना कीजिएगा, 300 मेरी तरफ से, याद रख लें, 300 मेरी तरफ से। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि मैं मुफ्त में ये सर्विस ले रहा हूं, तो 200-300 बरकत के तौर पे ये मेरी तरफ से रख लें आप, ठीक है। तो माली को एम्प्लॉयर कितना दे रहे हैं, 15,000। माली को एम्प्लॉयर कितना दे रहे हैं, 15,000। और एम्प्लॉय इसलिए कि एम्प्लॉयर इस पे एहसान ना जताए, फॉर्मेलिटी के तौर पे कितने दे रहे हैं एम्प्लॉयर को, 300 रुपए। ये पैसे कौन किसको दे रहे हैं, तो आपने शायद जिंदगी में पहली दफा सुना हो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बुला के कर, एम्प्लॉयर इधर ये पकड़ 300 रुपए। तो एम्प्लॉय किसको पैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉयर को। बताएं 15,000 वाली सर्विस एम्प्लॉय को कितने में मिली, 300 रुपए में, सिर्फ ना होने के बराबर पैसों में। तो एम्प्लॉय को कितना फायदा हुआ, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा 14,700। नोट कर लें, समझ आया। हाँ, 15,000 रुपए माली को किसने देने थे, एम्प्लॉय ने, लेकिन कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉय की जेब से भी तो पैसे जा रहे हैं, कितने, 300। हाँ, जितना जितना अरसा हर साल ऐड होगा।
ओके नेक्स्ट जी, आपको तो नोट करने का टाइम दे दिया, आपने 5 दिन में नोट करते रहना है। पढ़ें, चैप्टर 1 होगा टेस्ट में, चैप्टर 2 होगा, नहीं चैप्टर 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 1, 3 और 5 जितना पढ़ा है बस। और न्यूमेरिकल तो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, इसीलिए क्या न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर में से आ सकता है जी। पेज नंबर 91, 92, वेयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर कौन है? खुदा के लिए माली नहीं होता, ये नौकर होता है। वेयर द सर्विसेज ऑफ अ नौकर, सर्विसेज ऑफ अ ड्राइवर, सर्विसेज ऑफ अ माली, और सर्विसेज ऑफ अ डोमेस्टिक असिस्टेंस भी नौकर ही होता है। हाउसकीपर पाकिस्तान में नौकर को कहते हैं, यूरोप में नौकर को डोमेस्टिक असिस्टेंट कहते हैं। चलो छोड़े, तो ये हाउसकीपर डोमेस्टिक असिस्टेंट एक ही चीज है। Where the services of a bala and bala are provided by an employer to छोटी bala, the following shall be added in salary। अगर एम्प्लॉयर को ये सर्विसेज दे तो सैलरी में क्या ऐड होगा बताएं? The salary paid by the employer to the person providing the service, वो कौन है? माली। The salary paid by the employer to person providing the service, घास कौन साफ कर रहा है? माली। The salary paid by employer to the person providing the service minus अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एज अ बरकत के तौर पे जो पैसे एम्प्लॉय किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर को दे रहा है, ताकि उसके एहसानों तले दब ना जाए। दब गया तो निकालेगा कौन? सर्विसेज इंक्लूड प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटी। सर्विसेज में कोई भी फैसिलिटी आ जाती है, चाहे फूलों को पानी दे रहा हो, चाहे जो है वो घास को काट रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सर्विसेज इंक्लूड एनी फैसिलिटी। ओके, वापडा को सामने रख के, ये बिजली को सामने रख के हमने 3 बातें पढ़ी थी, 2 बातें पढ़ी थी बल्कि, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। हमने पढ़ा था, वो बड़ी गौर से बातें सुना करें, गौर से। अच्छा, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के अरेंजमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है 12,000 रुपए यूटिलिटीज अलाउंस आपको मेरी तरफ से, और ये अलाउंस है। इसके बाद मैं ये नहीं पूछूंगा आपका बिजली का बिल कितना आया। मैंने आपको कहा था ये 12,000 रुपया जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा, ये लगा बंदा कैश है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के ये कहे कि भाईजान 12,000 रुपए 12,000 रुपए यूटिलिटीज अलाउंस पकड़े, तो ये देने के बाद क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता है कि तेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? नहीं पूछता। इसे क्या कहते हैं? यूटिलिटीज अलाउंस। इसे क्या कहते हैं? एक चीज पढ़ी थी रीइंबर्समेंट, वो ये पढ़ी थी कि लाइट चली गई। अच्छा, ये अभी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। तो दूसरा अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा था वो यूटिलिटीज अलाउंस नहीं था, दूसरा अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा था वो था रीइंबर्समेंट। और रीइंबर्समेंट अगर आपको याद हो वो ये होता था कि एम्प्लॉय जाता है वापडा के दफ्तर, और वापडा के दफ्तर जाके बिजली का बिल पे करता है, या बैंक में जाके बिजली का बिल पे करता है। बिजली का बिल पे करने के बाद बिल लाके किसके मत्थे पे, किसको लाके पकड़ाता है? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर भाईजान ये मेरा बिजली का बिल है, तो एम्प्लॉय वापडा में जाके बिजली का बिल पे करेगा, बिल लाके एम्प्लॉयर को लाके बिल देगा, एम्प्लॉयर उसको ये पैसे क्या कर देगा? इसे क्या कहते हैं? लगा बंदा कैश या रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट भी हमने पढ़ा था सैलरी में ऐड होगी। आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज बताने लगा हूं बिजली के बारे में, जो बिजली के बारे में शायद आपको भी नहीं चीज पता। वो ये चीज बिजली के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा माली मेरी तरफ से तो बिजली भी मेरी तरफ से। एम्प्लॉय ने कहा क्या मतलब सर, बिजली आपकी तरफ से? कहता है बिजली बस मेरी तरफ से, आप परेशान ना हो, बिजली मेरी तरफ से, मीटर भी मैं लगवाऊंगा, आपके घर बिल भी नहीं आया करेगा, बिल भी मैं अपने पते पे मंगवाऊंगा, बस चुप करके आप जो है वो टक करके एसी का बटन दबाएं और आप सोया करें, आप रिलैक्स रहें, आपको बिल नहीं आया करेगा, मजे करें, आप जाए एंजॉय करें। आप बताएं कौन किसको बिजली का बिल पे करेगा? एम्प्लॉयर वापडा को। एम्प्लॉयर को पता भी ना होगा मेरा बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे 13,300 रुपए बिजली का बिल आया, ये कौन किसको पे करेगा? इज इट अलाउंस लगा बंदा कैश पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय? नो। इज इट अ रीइंबर्समेंट के एम्प्लॉय पहले जाके वापडा को पे कर रहा है और फिर एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है? नो नो नो, इट इज नॉट अ रीइंबर्समेंट, इट इज बिजली की सहूलत विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहेगा सर ज्यादा हो जाएगा, सर 100 रुपया मेरी तरफ से, सर प्लीज सर ये जो एक बल्ब जलता है ना हमारे घर 10 वॉट वाला, ये मेरी तरफ से सर ये ज्यादा हो जाएगा जरा, तो थोड़ा सा ना कुछ मेरी तरफ से भी रख लें कुछ। तो अब बताएं जी सैलरी में कितना ऐड होगा? 13,200। नोट करें साथ वाले की बुक पे, जल्दी 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 जल्दी।
सेकंड रो ब्लू शर्ट भाई आपको नजर नहीं आ रहा, कल से जरा दूसरी साइड पे बैठ जाइएगा, हाथ हिला दें। ठीक है, साथ वाले ने आपको हिला दिया, ओके आपने भी हाथ हिला दिया। चलें आगे, चले 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 चले, जा रहे जहाज गुजर है। पढ़े जी, कौन सा पेज था? 92। If the बिजली यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो सैलरी में क्या डाला जाएगा? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजली का बिल। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी बिजली के बिल की? 13,300 माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कितनी थी? 100 रुपया। तो सैलरी में फिर कितना ऐड हुआ था? 13,200। यूटिलिटीज इंक्लूड बिजली, गैस, वाटर एंड टेलीफोन। डन डन। ओके, 0.7 एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास आया और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के आके पैर पकड़े और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पैर पकड़ के खुदा के लिए सर मुझे उधार चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। एम्प्लॉय ने कहा तू जिगर है अपना, तू बड़ी है अपना, तेरे घर मालिक भेजे, तेरे घर बिजली भेजी है, तेरे घर गाड़ी भेजी है, तुझे उधार भी मैं ही दूंगा, परेशान ना हो, तू रिलैक्स रहे, तू नौकरी छोड़ के ना जाए मेरे पास से। तो ऐसा कर, उधार मेरी तरफ से, उधार मेरी तरफ से। ओके, अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज। एक होता है मार्केट रेट। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मैं तुझे लोन तो देता हूं, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड लोन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुझे लोन देता हूं, बट एम्प्लॉय यू विल पे 0% इंटरेस्ट, यू विल नॉट पे इंटरेस्ट। यानी अगर मैंने तुझे 20 लाख रुपया लोन दिया तो पहले साल के एंड पे तेरे पे इंटरेस्ट मांगूंगा 0, दूसरे साल के एंड पे इंटरेस्ट मांगूंगा 0, तीसरे साल के एंड पे इंटरेस्ट मांगूंगा 0, चौथे साल के एंड पे इंटरेस्ट मांगूंगा 0, और चौथे साल के एंड पे मुझे बस 20 लाख वापस कर दिए। यानी प्रिंसिपल अमाउंट ही दूंगा और प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस लूंगा, तेरे से इंटरेस्ट मैं नहीं लूंगा। इसे कौन सा इंटरेस्ट कहते हैं? इसे कौन सा लोन कहते हैं? इंटरेस्ट फ्री लोन। एम्प्लॉय क्या होगा? हिज बाछें विल खिल लाइक एनीथिंग, उसकी बाछें खिल जाएंगी। बाछें खिल जाएंगी किस बात के ऊपर? कि एम्प्लॉयर ने उसको लोन दे दिया और लोन के ऊपर क्या पे नहीं करना पड़ा। तो एम्प्लॉयर चार्ज्ड, क्या मतलब क्या है? एम्प्लॉयर चार्ज्ड का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर उसे चार्ज कर रहे हैं 0% इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहा एक तरह का। या एम्प्लॉय पे कर रहे हैं या एम्प्लॉयर चार्ज कर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है ना। एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है या एम्प्लॉय पे कर रहा है, मतलब है कितने परसेंट इंटरेस्ट? 0%। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से मार्केट रेट वाला इंटरेस्ट ले, एट मार्केट रेट। एट मार्केट रेट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि भाईजान आप हमें इंटरेस्ट पे करेंगे किस रेट के ऊपर? एट मार्केट रेट। मार्केट रेट का नाम क्या रखें? और मार्केट रेट 10% है। मार्केट रेट क्या है? फील करें, मार्केट रेट कितने परसेंट है? 10%। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये भी कह सकता है कि माय डियर जालिम एम्प्लॉय, तेरी में जान ले लूंगा, तेरे से तो मैं 11% इंटरेस्ट लूंगा, मार्केट रेट से भी ज्यादा, एट और अबव बेंचमार्क रेट। तो ये ना सोचिएगा फिर एम्प्लॉय से लोन ले क्यों रहा है, इस वजह से कि एम्प्लॉय को जरा एम्प्लॉयर से लोन जल्दी मिल जाता है, इसलिए एम्प्लॉय बेचारा मजबूरी में 11% इंटरेस्ट भी देने पर तैयार हो गया। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि एम्प्लॉय कितना इंटरेस्ट दे? 0% इंटरेस्ट दे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉय मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दे या मार्केट रेट से भी ज्यादा, एट और अबव मार्केट रेट। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? बिलो मार्केट रेट। बिलो मार्केट रेट क्या होगा? 7%, 6%, 4%, 3%, 1%, 2%, 8%, 9%, 6%, 5%, 4%, 1%, 3%। तो ये क्या होगा? बिलो मार्केट रेट। तो बता दें कितनी ऑप्शंस हो गई? या एम्प्लॉय 100 रुपया लोन लेके 0% इंटरेस्ट पे करेगा, 0 रुपए, या एम्प्लॉय 100 रुपया लेके 2 रुपए इंटरेस्ट पे करेगा, या एम्प्लॉय 100 रुपया लेके 10 रुपए इंटरेस्ट पे करेगा, या एम्प्लॉय 100 रुपया लेके 11 रुपए इंटरेस्ट पे करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द लोन अरेंजमेंट। लोन अरेंजमेंट इनके दरमियान क्या हुआ है? एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा खुशी कब होगी? जब कितने परसेंट पे कर रहे हैं? 0%। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा 10% इंटरेस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है। एम्प्लॉय ने लोन पे इंटरेस्ट कितना पे किया? 0%। इसका मतलब है इसको बचत हो गई। मार्केट में जाता कितना पे करना पड़ता? 10। कितना पे किया? 0। कितनी बचत? पूरी की पूरी बचत सैलरी में ऐड हो जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। लेकिन इस केस में 0% ऐड होगा सैलरी में। क्यों? एम्प्लॉय मार्केट में जाके कितना पे करता? 10। एम्प्लॉयर को भी कितना पे कर रहे हैं? 10। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से कोई बचत, कोई छूट
नहीं, तो ऐसी सूरत में सैलरी में कुछ ऐड। एम्प्लॉय मार्केट में जाके पे करता है 10, लेकिन एम्प्लॉयर को पे कर रहा है 11%, कोई बचत नहीं हो रही है एम्प्लॉय को, ऐसी सूरत में कितना ऐड होगा? -1% नहीं, कितना? 0%। लेकिन इधर एम्प्लॉय को मार्केट में जाके पे करना था 10, एम्प्लॉयर को पे कर रहा है 7, तो बचत कितनी हो रही है? तो ऐसी सूरत में इनकम ऑन सैलरी में कितना ऐड होगा? 3%। नोट कर लें। 11% में भी 0%, 11% में भी 0%। जल्दी 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 जल्दी। इसकी केबल बहुत छोटी है। खुश, खुश का लफ्ज लिखो, हे वाओ शीन, खुश। वो तूने नोट ही नहीं करना शुरू किया, जल्दी कर। वालेकुम सलाम। यार इधर बैठ जाया करो, उधर से शायद उधर ना आए। चलो अगर भी गुजारा चल रहा है। मेरे ख्याल से इधर एक एसी की जरूरत हो रहा है ना? तो बताया करो। कौन इधर बैठा हुआ है? दानिश को बता दो, 1-2 दिन में ना इधर लगवा दे। ओके चलें जी, मौका अच्छा था, भाइयों ने मोबाइल इस्तेमाल कर लिए, कुछ ने लॉ की प्रोविजंस याद कर ली। अच्छा जी चलें यार, पूरा पूरा नोट कर आए हैं, उस क्लास में चक्कर लगा के आ गया मैं, और कितना नोट करूं। अच्छा जी चलें आगे। अब लॉजिक जरा समझ लें दोबारा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10%, एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेता, तो एम्प्लॉय को सेविंग हो रही है, तो सैलरी में कितना ऐड होगा? 10%। मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 10, एम्प्लॉयर ने कहा मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं भी 10 ही लूंगा, एम्प्लॉय को सेविंग हो रही है? नहीं सेविंग हो रही है। 11, 12, 13% भी ले ले तो एम्प्लॉय को सेविंग नहीं हो रही। मार्केट में रेट है 10, एम्प्लॉय पे कर रहा है 7, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से कितनी बचत हो रही है? तो बचत ऐड करनी है या पेमेंट ऐड करनी है? ये देखिएगा जरा, ये पीले में क्या है? पेमेंट, और ये स्काई ब्लू में क्या है? बचत। तो जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो ऐड करना है या जितना इंटरेस्ट बच रहा है वो ऐड करना है? और यार उधर माली वाले में भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना, जितना बच रहा था वही कर रहे थे ना, कि माली को कितने मिल रहे हैं, मैं कितने दे रहा हूं, दोनों को डिफरेंस लेके कर रहे थे, तो बचत ही ऐड होनी है सैलरी के अंदर। पढ़ें जी। बस ठीक है, ये आखिरी पॉइंट आज का हम पढ़े हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। वेयर अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय होम टू होम, बाय एम्प्लॉयर टू, सैलरी में क्या शामिल होगा? वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय, वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय। कौन सा वाला सिनेरियो? पहला वाला, वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉय, जहां इंटरेस्ट ऑन लोन एम्प्लॉय पे नहीं करा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क रेट, तो बेंचमार्क रेट वाला ऐड होगा, यानी क्या ऐड होगी? बचत ऐड होगी, और बचत कितनी है? पहले में 10%, तो 10% ऐड होगा। आगे, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉय इज लेस देन बेंचमार्क रेट, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन इज लेस देन benchmark rate. What is benchmark rate? 10%. It is less than 10%. तो क्या करेंगे? Difference of what and what? The difference between interest on loan paid by employee. Paid by employee कितने? Benchmark. Difference 3%. Okay. आगे चलें। However, nothing will be added in salary income. However, nothing will be added in salary income. भाईजान अगर ना ये लोन अप टू
10 लाख है, तो लॉ मेकर कहता है ये छोटा मोटा लोन है। कौन सा लोन है? छोटा मोटा लोन है, मोटा मोटा नहीं है। क्या है? छोटा मोटा लोन है। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के 2 लाख लोन दे दे, तो लॉ मेकर कह रहे हैं यार मजाक ही की तरह। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के 3 लाख लोन दे दे, 4 लाख लोन दे दे, 6 लाख लोन दे दे, 7 लाख लोन दे दे, 8 लाख लोन दे दे, 9 लाख लोन दे दे, 9.5 लाख। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 9,99,000 लोन देते, तो एम्प्लॉयर कह रहे हैं एम्प्लॉय को मैं तुझे 9,99,000 लोन देता हूं। लॉ मेकर कहता है ये छोटा मोटा लोन है। छोटे मोटे लोन पे कहता है ये लॉ की प्रोविजंस ना लगाओ। ये लॉ की प्रोविजंस अप टू 1 मिलियन वाले पे नहीं लगेंगी। ये लॉ की प्रोविजंस तब लगेंगी जब लोन हो 1 मिलियन से ऊपर। इसका मतलब है ये लॉ की प्रोविजन तब लगेगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 11 लाख लोन दे, 12 लाख लोन दे, 25 लाख लोन दे, 50 लाख लोन दे, 1 करोड़ लोन दे, 10 करोड़ लोन दे, तब ये प्रोविजन लॉ की लगेगी। अगर 10 लाख के नीचे नीचे या 10 लाख तक लोन दे रहे हैं एम्प्लॉयर, तो फिर ऐसी सूरत में ये लॉ की प्रोविजन नहीं लगेगी। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 8 लाख लोन दे और पहला वाला सिनेरियो बन रहा हो, तो क्या कोई 10% ऐड करेंगे या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे? कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नोट कर लें, एग्जैक्टली 10 लाख होगा फिर भी नहीं कुछ। तो ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए है? 10 लाख से ऊपर लोन हो, यानी मोटा मोटा लोन हो, तो ये प्रोविजन लगेगी। लेकिन अगर छोटा मोटा लोन हो, 2-3 लाख 4 लाख, क्या मसला है आप लोगों के लिए? आपके हाथ की मैल है, 2-3 4 लाख 6 लाख 7 लाख लोन, तो कहते हैं फिर कोई नहीं, फिर खैर है। ओरिजिनली देखा जाएगा कि कितना लिया था। ओके, however nothing will be added in income from salary if अगर लोन कितना है? 10 लाख तक है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है फिर सैलरी में ऐड होगा। क्लियर जी? कितने एम्प्लॉइज को? नहीं, फिर नहीं होगा बेनिफिट, फिर आपका ऐड होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा जी फिर। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये जो बेंचमार्क रेट है ना, असल में ये मार्केट रेट नहीं है। ये बेंचमार्क रेट मार्केट रेट नहीं है। ये रेट आया था 2003 में और उस वक्त था 5%। फिर अगले साल ये रेट हो गया 6%। फिर अगले साल ये रेट हो गया 7%। फिर अगले साल ये रेट हो गया 8%। फिर अगले साल ये रेट हो गया 9%। फिर अगले साल ये रेट हो गया 10%। फिर लॉ में कहने का अगर ये ज्यादा बढ़ा तो ये तो 100% पे पहुंच जाएगा, तो ब्रेकें लगाओ, इसको 10% पे रोक दो। तो आजकल ये इंटरेस्ट कितना है? 10%। बोर हो रहे हैं आप? 2022 पे आ जाते हैं, 2022 2023 10%। तो ये बेंचमार्क रेट की कहानी कहां से शुरू हुई थी? 2003 में। 2003 में ये रेट कितना था? 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में कहां पहुंच गया था? अब ये पहुंची हुई सरकार और कहीं नहीं पहुंचेगी, बस इसने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। अब इसे कैप पहना दें। एक उम्र आती है बच्चा भी बढ़ना बंद हो जाता है, असल में वो बड़ा हो जाता है ना, तो 40 साल वाला भी वही कपड़े पहना होता है, अगर 60 साल में हो जाए फिर भी वही वाले कपड़े पहना होते हैं, बॉडी नहीं रहा बेचारे। तो इसलिए अब इसको रोक दें और इस कितने % पे ब्रेक लगा दें? 10% पे ब्रेक लगा दें। 2003 के लिए कितना रेट था? रेट फॉर ईच कमिंग ईयर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1%, बट अ कैप विल बी प्लेस्ड एट, सो द रेट फॉर करंट ईयर 2022 एंड कमिंग ईयर्स 2023 2024 एज फिक्स एट 10%। तो अब रेट फिक्स हो गया कितने % पे? 10%। तो आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो तो 2022 के साल का ही आएगा पेपर में, या 2023 के साल का, तो रेट आपका 10% ही है। आपका नहीं, सॉरी, बेंचमार्क रेट। तो बेंचमार्क रेट आपका 10% ही है। ये मैंने समझाना है। अच्छा जी, अब इस बुलेट की तरफ आ जाएं, इस बुलेट की तरफ आ जाएं। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है तो किसने पैसे किसको दिए होते हैं? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉयर ने अपने पैसे एम्प्लॉय को रखवाए होते हैं एक तरह के, और उन पर इंटरेस्ट ले रहा होता है। लेकिन क्या कभी एम्प्लॉय भी अपने पैसे एम्प्लॉयर के पास रखवाता है? हमने पढ़ा था, अभी मैंने बिठाया है। कब? प्रोविडेंट फंड के केस में। प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होता है? प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉय अपने पैसे रखवा देता है बास्केट में, किसके पास? एम्प्लॉयर के पास। और जब ये पैसे रखवाता है तो पहले साल के एंड पे बास्केट में मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 पड़ा होता है, दूसरे साल के एंड पे 2 लाख पड़ा होता है, लेकिन पड़ा किसके पास होता है?
एम्प्लॉयर के पास। किसका पैसा? तीसरे साल के एंड पे लाख रुपए और पड़ा होता है, चौथे साल के एंड पे लाख रुपए और पड़ा होता है। अब ये पैसे पड़े 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 रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, हद तक एम्प्लॉय रिटायर नहीं होता और ये पैसे एम्प्लॉय को मिलते नहीं है, क्योंकि ये सेविंग है एक तरह की। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता है कि तेरे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, गौर से बात सुननी है, तेरे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो जब तेरे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं तो तू इस पे इंटरेस्ट लेना पसंद करेगा? एम्प्लॉय ने कहा नहीं 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 सर, आपसे इंटरेस्ट नहीं नहीं नहीं, बस ये मेरे पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, ये अमानत है, ये जितने भी पैसे हुए मुझे आप दे दीजिएगा रिटायरमेंट के वक्त। तो एम्प्लॉय अपने पैसे रखवा के एम्प्लॉयर के पास उससे इंटरेस्ट नहीं लेता, यानी एम्प्लॉय सखी बनने की कोशिश करता है। अच्छा आगे चलें, इनका जरा हेड ऊपर करें। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। अच्छा इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि कल कल को 2-3-4 साल बाद जरूरत पड़ती है किसको? एम्प्लॉय को पैसों की। एम्प्लॉय कहता है जी मुझे पैसे चाहिए, एम्प्लॉयर कहता है प्रोविडेंट फंड बास्केट आपको पता है छेड़ नहीं सकते रिटायरमेंट के वक्त तक, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं अपनी तरफ से उधार दे देता हूं। तो एम्प्लॉयर आगे बढ़ता है और एम्प्लॉयर आगे बढ़ के एम्प्लॉय को पैसे उधार दे देता है। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे उधार दे देता है तो एक तरह के एम्प्लॉयर के पैसे एम्प्लॉय के पास पड़े हुए हैं ना, नहीं एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को पैसे दे दिए तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पैसे इस्तेमाल करे ना। दोबारा सुन लें, शुरू से बात सुन लें। कुछ तो पैसे एम्प्लॉय के थे ना, प्रोविडेंट फंड वाले, वो एम्प्लॉय ने अपने किसके पास रखवाए हुए थे? एम्प्लॉयर के पास। इस पे एम्प्लॉयर ने पूछा था कि भाईजान आप इंटरेस्ट लेंगे, एम्प्लॉय ने सखी बना, एम्प्लॉय ने कहा मैं इंटरेस्ट तेरे से नहीं लूंगा, आपसे मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा। कल कल को एम्प्लॉय को पैसों की जरूरत पड़ी, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जाके मिन्नत की, भाईजान मुझे उधार चाहिए। एम्प्लॉयर ने कहा ये ले 20 लाख मैं तुझे देता हूं। अब वो 20 लाख एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के पास चले जाएंगे, ये मैं बोल रहा था, 20 लाख एम्प्लॉयर के किसके पास चले जाएंगे? अब एम्प्लॉय ने उस पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। इट इज लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ने उस पर क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। अब एम्प्लॉय पूछेगा सर मैंने आपको कोई इंटरेस्ट देना? एम्प्लॉयर कहेगा नहीं 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 माय डियर, तूने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, मैं तुझे माफ करता हूं इंटरेस्ट, कोई मसला नहीं, मैं तुझे इंटरेस्ट क्या करता हूं? माफ करता हूं, रिलैक्स कर, कोई नहीं यार, बड़ी है तू, अपना जिगर है, तूने भी तुझे अपने पैसे मेरे पास रखवाए हैं, तू भी तो मेरे से इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, तो मैं भी तेरे से इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब ये सिनेरियो कौन सा बन गया? ये सिनेरियो बन गया ये वाला कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया हुआ लोन किसको? एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर उससे कितने परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं? 0% ले रहे हैं। ऐसी सूरत में सैलरी में तो ऐड होना चाहिए, सैलरी में ऐड होना चाहिए, लोन भी 13-14 लाख 10 लाख से ज्यादा है, सैलरी में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय ने कैसे सखीपन का इजहार किया था? प्रोविडेंट फंड वालों पे इंटरेस्ट नहीं मांगा था। एम्प्लॉयर ने कैसे सखीपन का इजहार किया? एम्प्लॉयर ने ये वाला जो लोन दिया इस पे इंटरेस्ट नहीं मांगा। अब कमिश्नर उधर खड़ा होकर शर्मा रहा है, दो सखियों में मैं क्या करूं, मैं तो 10% ऐड करने लगा हूं। तो कमिश्नर ने शर्मिंदगी में कहा नहीं 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 यार जान दो यार, ऐसी सूरत में सैलरी में कुछ भी ऐड ना करो। इतने दो सखियों में मैं बीच में फिट हो गया, चलो मैं भी थोड़ी देर के लिए सखी बन जाता हूं। अब ऐसी सूरत में चाहे लोन 10 लाख से ज्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। यह बात मैं 2 दफा आपसे करूंगा दोबारा, तो आपने गौर से सुननी है। एम्प्लॉय के पैसे किसके पास पड़े हुए थे? जिस मर्जी नाम से पड़े हुए थे, प्रोविडेंट फंड के नाम से पड़े हुए थे। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि भाईजान ये पैसे मेरे पड़े हुए हैं, इन पे मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो पास साबित हुआ कि एम्प्लॉय सखी है, तारीख की किताबों में लिखा जाएगा कि एम्प्लॉय सखी था। अगली कहानी, चंद अरसे बाद एम्प्लॉय को जरूरत पड़ी पैसों की, एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के पैर पकड़े, एम्प्लॉयर ने कहा पैर ना पकड़, हाथ मिला, चल कोई मसला नहीं, तुझे पैसे चाहिए ये ले जा। एम्प्लॉयर ने किसको उधार दे दिया? अब असूली तौर पे कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा तूने मेरे साथ सखावत का इजहार किया हुआ है, तो मैं तेरा बाप हूं, तो मैं तुझे सखी बनता हूं और मैं तुझे इंटरेस्ट क्या करता हूं? अब कौन किसको इंटरेस्ट माफ करे? एम्प्लॉयर किसको इंटरेस्ट माफ करे? एम्प्लॉय को। अब असूली तौर पे जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट माफ करे, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ऐसी सूरत में अगर लोन 10 लाख से ज्यादा है तो एम्प्लॉय की सैलरी में 10% ऐड होगा। लेकिन ऐसी सूरत में लॉ मेकर आगे बढ़ा, लॉ मेकर ने कहा कि क्योंकि ये एक ऐसा अजीब सा अरेंजमेंट है जिसमें दो ने सखावत का इजहार किया है, तो मैं भी इन दोनों का बाप बनूंगा और मैं क्या करूंगा, दादा बनके मैं इसको जो 10% सैलरी में ऐड करने को कह रहा था वो भी माफ करता हूं और इसकी सैलरी में आप कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्लियर? प्रोविडेंट फंड के पैसे हों या कोई और पैसे भी एम्प्लॉय रखवा सकता है अपने घर में पड़े हुए सेविंग के तौर पे। एम्प्लॉय के पैसे जो एम्प्लॉय के पास पड़े होंगे तो उसके तो ऐड होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में, खाली एम्प्लॉय को ये बेनिफिट हासिल है कि उसको 0% ऐड करना है। एम्प्लॉयर के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, कितनी बातें की है मैंने आपसे? 3। पहले कौन सखी बना?
ओ इधर 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 बात ना किया करें प्लीज। पहले कौन सखी बना? एम्प्लॉय। फिर कौन सखी बना? फिर कौन सखी बना? कमिश्नर। 3 सखियों की बातें की आपसे, ये तीनों को अलग अलग मैंने देखना है। इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय, ये मैं अपने लिए लिखता हूं ताकि घर जाके मुझे जरा आसानी हो। इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय, मैं घर जाके पढ़ता हूं कि मैंने सही पढ़ाया था या नहीं। इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय। इंटरेस्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? ये मैं दूसरी वाली बात कर रहा हूं, ना पहली वाली ना तीसरी वाली, दूसरी वाली बात कर रहा हूं। क्यों क्यों बेनिफिट मिला एम्प्लॉय को? इंटरेस्ट बेनिफिट। अब मैं अगली वाली बात कर रहा हूं, बिकॉज एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट। किसको? एम्प्लॉयर को। व्हेन एम्प्लॉय हैड, मैं जरा समझने के लिए आसान इंग्लिश लिख रहा हूं, एम्प्लॉय हैज डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड मनी। इसको आसान करके लिखें, व्हेन एम्प्लॉय हैज डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड मनी। ओके, इसको लॉ मेकर ने जरा मुश्किल सा लिखा है। एम्प्लॉय हैड प्रोवाइडेड लोन टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन तो नहीं दिया हुआ, अपना पैसा रखवाया हुआ है, या जो भी समझ लें लोन दिया हुआ है। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन ही दिया हुआ है, एक तरह का अपना पैसा रखवाया हुआ है उसके पास। लेकिन आसानी के लफ्ज लिए आपके लफ्ज डिपॉजिटेड प्रोविडेंट फंड मनी। अब कमिश्नर आगे बढ़ के क्या कहेगा? नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी, आपकी सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। अब ये 3 बातें हैं, तीनों को अब आप तरतीब से पढ़ें। पहली बात क्या थी? पहली बात यह थी कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा था कि एम्प्लॉयर साहब मैं जो है वो आपके पास पैसे रखवाने लगा हूं, लेकिन मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। एम्प्लॉयर ने बदले में कहा था कि तुम भी मेरे से उधार कभी लिया तो मैं भी तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उधार दे दिया और एम्प्लॉयर ने फिर उससे इंटरेस्ट नहीं लिया। और फिर कमिश्नर ने कहा कि एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। आप पढ़ें। द इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय। इंटरेस्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। ये पहली बात है, दूसरी बात है या तीसरी बात है? दूसरी बात है। इंटरेस्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। इंटरेस्ट बेनिफिट क्या होता है? कि 0 इंटरेस्ट देना पड़े। इंटरेस्ट बेनिफिट यही होता है ना? क्या होता है इंटरेस्ट बेनिफिट? 0 इंटरेस्ट देना पड़े। इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉय। क्यों मिल रहा है उसे? ये दूसरी वाली बात क्यों हो रही है? क्योंकि पहली वाली हुई थी। पहली वाली पढ़े आप। बिकॉज एम्प्लॉय हैज waived the interest to employer when employee had deposited provident fund money, या employee has provided loan to employer। अच्छा, अब कमिश्नर कैसे सखी बना? उसने कहा चलो तुम दोनों सखी और नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। ऐसी सूरत में अगर लोन 10 लाख से ज्यादा भी होगा तो सैलरी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। इट मींस इफ द एम्प्लॉय हैज गिवन, इसको भी जरा आसान करके लिख लें, ये समझने के लिए सिर्फ। एक मिनट पहले मुझे पढ़ने दें। इधर 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 इधर। इट मींस दैट इफ द एम्प्लॉय हैज वेव्ड द इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस एंड इन कंपनसेशन, अब तो मैंने पहली बात पहले की ना ताकि आपको बात समझ आए। It means if employee has waived the interest on and in compensation, employer also gives to employee an interest-free loan. Employer भी employee को interest-free loan, then nothing will be added. It means that if employee has waived the interest on loan to on provident fund balance and in compensation, employer also give to the employee an interest free loan, then nothing will be added in salary income। आगे वाला काट दें। अहमद उधर कौन बैठा हुआ है? दानिश के पास जाएं, एक पेन पड़ा हुआ है वो लेके आए, लैपटॉप वाला। पढ़ें जी। इट मींस दैट इफ द एम्प्लॉय हैज वेव्ड द इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस एंड इन कंपनसेशन एम्प्लॉयर आल्सो गिव्स टू एम्प्लॉय एन इंटरेस्ट फ्री लोन, नथिंग विल बी एडेड इन सैलरी। ठीक है, वो न्यूमेरिकल निकाल लें हम कल वाला।
पॉइंट नंबर 4, अच्छा जरा मुझे बताते जाइएगा कौन सी रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड होनी है और कौन सी रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड नहीं होनी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान आप अपने घर का बिजली का बिल मेरे से रीइंबर्स करा लिया करें, ये सैलरी में ऐड होगा? होगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा, पेज 128, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा भाईजान आप जो है वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस मेरी तरफ से रीइंबर्स करा लिया करें, ये सैलरी में ऐड होगी? होगी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा कि भाईजान गर्मी आ रही है अपने घर में एसी लगवा लें, बिल मेरे से ले लीजिएगा, रीइंबर्स करवा लीजिएगा, ये सैलरी में ऐड होगा? होगा। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कैशियर से कहा कि तुम आ रहे हो जरा रास्ते में 2-3 पानी की बड़ी बोतलें पकड़ते लाना, कॉलेज में खत्म हो गई हैं, ये पैसे मेरे से रीइंबर्स करा लेना। और एम्प्लॉय ने लाके वो 2-3 बोतलें इधर लगा दी बच्चों के पीने के लिए। बताएं ये एम्प्लॉय जो कैशियर है रास्ते से बोतलें पकड़ के लाया, क्या इसकी सैलरी में ऐड होगा? क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि इस रीइंबर्समेंट से एम्प्लॉय की जात को फायदा नहीं हुआ, बल्कि ये कौन सी ड्यूटी थी? ऑफिशियल ड्यूटी थी। उसी कैशियर को प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाईजान ये जो है स्मार्ट बोर्ड खराब हो गया है, टूट गया है, तो जरा ऐसा करें ये ले जाएं आज और कल वापसी पे आते हुए ठीक कराते लाइएगा और जो पैसे आए वो मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान ना होइएगा। ये रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी? क्यों नहीं ऐड होगी? क्योंकि ये किस ड्यूटी के लिए है? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। दिस इज फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो ऐसी रीइंबर्समेंट जो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो उसको हम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। ले जो ऐसी रीइंबर्समेंट जो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो उसको हम सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? अब पढ़ें। पढ़ें पॉइंट 4, अजीब लोग हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। इधर देखने बातें ना करें। 20% ऑफ दिस अमाउंट was spent by employee in performing the official duties। क्या एम्प्लॉय घर के अंदर टेलीफोन और इंटरनेट अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा? शायद टेलीफोन और इंटरनेट पे थोड़े बहुत दफ्तर के काम भी करता हो। ये एम्प्लॉय है, ये इसकी बीवी है, ये इसने कड़े पहने हुए हैं, ये इसके बच्चे हैं। एम्प्लॉय ने ऑफिस के काम करते हुए 2 फाइलें डाउनलोड की और बच्चों ने 8 फाइलें डाउनलोड करके गेमें खेली। तो बता दें 20% ये घर के अंदर पड़ा हुआ कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ऑफिशियल ड्यूटी। बीवी क्या कर रही है? वो देख रही है ये लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग समझ नहीं क्या कर रही है? ये गेमें डाउनलोड कर रहे हैं, ये दफ्तर की फाइलें डाउनलोड कर रही है, देख रही है ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 फाइलें डाउनलोड कर ली, किस काम के लिए? ऑफिस के काम के लिए। और इन्होंने दफ्तर के काम के लिए। अब मुझे सॉरी गेमों के लिए। अब मुझे बता दें कि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कितना इस्तेमाल हुआ है? ये वाला 20% और 80% इनकी जात के लिए इस्तेमाल हो गया है। तो सैलरी में कौन सा ऐड होना बनता है? ये वाला बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को या ये वाला बेनिफिट मिल रहा है? ये वाला जो बेनिफिट मिल रहा है ये तो असल में दफ्तर के काम में ही सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो ये तो सैलरी में ऐड करने की कोई तुक नहीं बनती। तो रीइंबर्समेंट कितनी है? 20,000। उसमें से 20% ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 20 और मल्टीप्लाइड बाय 20% ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। ये सैलरी में ऐड 4,000 सैलरी में ऐड नहीं होगा। 20,000 में से मल्टीप्लाइड बाय 80% अदर देन ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ये इनकम हम सैलरी में ऐड होगा। नोट कर लें। 20,000 है ना टोटल, सवाल में पढ़ लें। कर लिया नोट आपने? बहुत अच्छा किया। दिखाओ, जिस तरह मैंने कहा था उस तरह कर लेते। चलो खैर है जी भाईजान। अच्छा अभी ओहो मेरी तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, पहुंच के बताओ जरा जल्दी। चलें जी पढ़ें। पॉइंट 4, रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। 20% कहां इस्तेमाल हुआ है? दफ्तर के काम में। तो दफ्तर के काम वाला ऐड करना है या नहीं करना? तो फिर कौन सा वाला ऐड करना है? घर वाला।
यहां तक हो गया था? चलें बताएं, अब ऐड करवाएं। ये देखें ना, कलम न्यूमेरिकल शुरू किया हुआ ये वाला। रीइंबर्समेंट कितनी है? 20,000। उसमें से कितनी दफ्तर के लिए है? 20। तो कितनी ऐड करनी है? क्या आ गया? 16। DONE डन। चलें आगे पढ़ें। अच्छा जी, इधर देखें आप एक मजे की चीज। एक गाड़ी है, उसकी फेयर वैल्यू है 20 लाख। एम्प्लॉयर ने लीजिंग कंपनी को कहा 3 दफा सालाना रेंट में दे देता हूं। असल में रेंट नहीं होता, ये गाड़ी आप खरीद रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयर ने लीजिंग कंपनी को कहा, इधर देख लें, ये गाड़ी है जिसकी फेयर वैल्यू है 20 लाख। तो एम्प्लॉयर ने लीजिंग कंपनी को कहा 3 सालाना किराए मेरे से ले लो 9 लाख के, 3 साल तक। यानी 3 साल में कितना किराया? 27 लाख किराया मेरे से ले लो और मुझे गाड़ी बेच दो। असल में ये किराया नहीं होता, आप गाड़ी की प्राइस पे कर रहे होते हैं। तो आप क्यों लीजिंग कंपनी को 20 लाख वाली गाड़ी के 27 लाख दे रहे हैं? आपको डीओजी ने काटा है? वो कह रहे हैं यस सर। 20 लाख वाली गाड़ी के क्यों आप 27 लाख दे रहे हैं? क्योंकि आप फौरन पैसे नहीं दे रहे, आप किस्तों में पैसे दे रहे हैं। तो इसका मतलब है आप इसमें इंटरेस्ट भी साथ दे रहे हैं। आप इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटर के बगैर भी कभी बता दिया करें। 7 लाख आप इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 20 लाख वाली चीज आपको कितने में पड़ेगी? ऊपर देख लें, बता के आए मैं। तो 20 लाख वाली चीज आपको कितने में पड़ेगी? इसमें आप 7 लाख क्या पे करेंगे? 7 लाख क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर? ठीक है, जो FR2 पढ़े हैं, LP, PV ऑफ LP और इंटरेस्ट। अच्छा, बहरहाल तो अब मुझे ये बता दें कि बिरयानी में आप क्या ढूंढते हैं? दीवानावार, लेग पीस ढूंढते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा अभी। अच्छा, पंगे लेता है खुद ही। तो बिरयानी में आप दीवानावार क्या ढूंढते हैं? लेग पीस ढूंढते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन में भी आपने, बिरयानी में स्टार फिश इग्नोर कर देते हैं, काली वाली, तो उन चीजों को आप इग्नोर करते हैं। बिरयानी में दीवानावार आप क्या ढूंढते हैं? लोंग नहीं ढूंढते। लोंग अम्मी लोंग नहीं, अम्मी बिरयानी नहीं। लोंग ना भी हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आपने यहां दीवानावार फेयर वैल्यू ढूंढनी है। दीवानावार क्या ढूंढनी है? और जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी आपने कहना है हाँ 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 हाँ। तो आपने सिर्फ क्या ढूंढनी है इसमें? फेयर वैल्यू। तो परेशान करने के लिए वो इंफॉर्मेशन दिया करेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि आपकी एक शान है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो ये नोट कर लें, आपने इररिलेवेंट चीजों को हाँ हाँ करना है और जो रेलेवेंट चीज है उसको गले लगाना है। खुदा के लिए इस अटेम्प्ट को छोटी और बड़ी ईद की नजर नहीं करना आपने। ईद एक दिन की थी और आप 4-4 दिन नहीं पड़े। ऐसे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं क्लास के बाद 4 पास हो गए, 5 पास हो गए। नहीं 5 वाले टोटल 2 गलत कह रहे हो। जो सीए इंटर के अंदर हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। टोटल 2 वाली गलत बात है। जो सीए इंटर पूरे क्वालिफाई हैं उसमें भी 5 वाले हैं। क्लास के बाद आना फर्दर डिटेल्स के लिए। अच्छा, अपनी तरह से वो ठोकी जाते हैं, 2 पास हुए हैं 5 वाले। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि जिस बंदे ने 3 पेपर दिए थे 2 रह गए हैं या 1 रह गया और अब वो 4 पेपर ले, वो ये गलत डिसीजन ना ले, जज्बाती डिसीजन, और उसको पता भी है अपना। अच्छा, तो इट्स डन जी, ऊपर आ जाए आप। झूठ मचा दूंगा मैं 4 पेपर। इस बार देखें सही, पिछली दफा 3 दिए, 3 नहीं निकल सके, इस बार 4 देके दिखाऊंगा। ये हाथ दोगी भाई, होली होली खाओ, बाप क्या है, ठंडा करके खाओ। अच्छा जी, पॉइंट 5 पढ़ें। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कंपनी मेंटेन। गाड़ी ने कितनी दफा सीसी बोला? 1600 दफा गाड़ी ने सीसी बोला। अच्छा सॉरी, 1600 सीसी गाड़ी, विच वॉज थोड़ी सी यूज फॉर दफ्तर एंड थोड़ी सी यूज फॉर घर। थोड़ी सी यूज फॉर दफ्तर, थोड़ी सी यूज फॉर घर, थोड़ी सी यूज फॉर दफ्तर, थोड़ी सी यूज फॉर घर, थोड़ी सी यूज फॉर दफ्तर, थोड़ी सी यूज फॉर घर, थोड़ी सी यूज फॉर दफ्तर, थोड़ी सी यूज फॉर घर। 5% लगाएंगे या 10%? 5%, 10%?
एम्प्लॉयर हैज लीज द कार फ्रॉम अ बैंक, एम्प्लॉयर ने गाड़ी किस पे लेके दी है उसे? तो अभी तक सिर्फ काम की बात ना, एक ये थी काम की बात कि गाड़ी बाजार से खरीदी नहीं, बल्कि किस पे लेके दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को? लीज पे। द ग्रॉस रेंटल पेएबल ओवर द पीरियड ऑफ लीज ऑफ 3 years और 27 लाख। 3 सालों में कितने देने हैं? 27 लाख। 3 सालों में कितने देने हैं? 27 लाख। लें जी, लेग पीस आ गया। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 लाख। द टोटल रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर आर 9 लाख। टोटल रेंटल आर ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख। तो 3 सालों में कितने? तो 1 साल में 9 लाख। अब आप पकड़ लें छुरी और काटना शुरू करें। तो बाकी सारी चीजें काट दें और जिसको खाना है वो उठा लें जी। लेके भी आ गया। अच्छा चलो रूम नंबर बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बस जल्दी बताओ। ओके डन जी। फेयर वैल्यू गाड़ी की कितनी है बोले? 20 लाख। 20 लाख को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5% से 10% से? 5% से करेंगे। क्या लिखूं? कार प्रोवाइडेड। गाड़ी बोले? नहीं गाड़ी नहीं बोलना, मतलब कि गाड़ी बोले कितने की है? मेहरबानी 2 मिलियन इंटू 5%। फेयर वैल्यू पे क्या क्यों ले रहे हैं? लीज पे है। 5% क्यों ले रहे हैं? पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल। पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल। पार्टली बिजनेस और ऑफिशियल तो एक ही बात हो गई। इसी तरह किया करें जी। कितना है जवाब? 1 लाख। ठीक है जी। ओके। द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने किसकी सर्विसेज दी हैं? एम्प्लॉयर ने कहा नौकर। ये एम्प्लॉयर है मुइन है या नौकर है? मुइन एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर है। ये कौन है? नौकर। द सर्विसेज ऑफ अ नौकर आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। नौकर की सर्विसेज कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। हाउस सर्वेंट सैलरी, नौकर की सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर आर 2 लाख। नौकर की सैलरी बोलें, नौकर की सैलरी 2 लाख। कितने अरसे की? 1 साल की, पूरे 12 महीने की। मुइन पेड 40,000 टू एम्प्लॉयर। मुइन ने कहा बरकत के लिए 40,000 मेरी तरफ से रख लें आप। जी। एम्प नौकर। एम्प्लॉयर नौकर को कितने दे रहे हैं? एम्प्लॉय बरकत के लिए एम्प्लॉयर को 40,000। बैलेंसिंग एम्प्लॉय को 2,30,000 वाला नौकर कितने में मिल रहे हैं? 40,000 में मिल रहे हैं। 2,30,000 नौकर के एम्प्लॉय कितने दे रहे हैं? 40,000। इसका मतलब है बचत 1,90,000। 1,90,000 सैलरी में ऐड कर देंगे। सादा सादा, वैसे मैंने ऐसी बात फैला दी जी। हाउस कीपर सफाई भी करेगा घर का। हाउस कीपर प्रोवाइडेड बोलें जी 2,30,000 माइनस 40,000 1,90,000। किसी को अगर पता नहीं ये कहानी कहां से चल रही है तो ये कहानी तो बड़ी पुरानी चल रही है। चलें ये अगला पॉइंट पढ़ें। कैलकुलेटर हाथों में। अगला पॉइंट पढ़ें। इधर एसी चला दें, भेजता हूँ। किधर है? फर्स्ट फ्लोर, रूम 3।
ओके जी भाईजान, लोन 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 और 31 दिसंबर 2000, साल के मिड में, साल के एंड पे, साल के मिड में भाईजान 30 जून को हमारा साल एंड होता है। साथ वाले को जरा हिला के बताएं, हमारा साल का एंड होता है 30 जून को। बोली भाई हिलाएं साथ वाले को दोनों कंधों से पकड़ के। अच्छा जी, हमारा साल का एंड होता है 30 जून को, और हमने लोन कब दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को? 31 दिसंबर को। ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ कितना 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 20 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर से 20 लाख लोन लिया। किसने? 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से कम? कमाल होगी, 20 लाख 10 लाख से ज्यादा। आगे चलें। द लोन कैरीज मार्कअप एट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कितने % इंटरेस्ट दे रहा है? एम्प्लॉय की जेब से कितना इंटरेस्ट जा रहा है? एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है? 4%। एम्प्लॉय कितना पे कर रहा है? 4%। एक ही बात है। बेंचमार्क रेट कितने हैं? अगर 10% वाला इंटरेस्ट 4% में मिले तो कितनी बचत 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 बचत? 6%। 10 वाली चीज 4 में, 10 वाली चीज 4 में, 10 वाली चीज 4 में, बचत 6%। एक दुकान पे काम करता था मैं। अच्छा जी, तो 10 वाली चीज 4 में, 10 वाली चीज 4 में, 10 वाली चीज 4 में, बोले कितनी बचत? 6%। ओके, हैव अ सीट, हैव अ सीट। बोलें जी, क्या लिखूं? इंटरेस्ट बेनिफिट, इंटरेस्ट बेनिफिट लोन 2 मिलियन। बचत प्रोग्राम कुछ और करना, कुछ और करना, कुछ और करना। भाईजान आपको पता है लोन पे इंटरेस्ट हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे निकाला जाता है। आपने सवाल में अगली लाइन नहीं पढ़नी, वो हमने कल करेंगे। तो इंटू कितने बटा 12? 6 बटा 12। कौन सा वाला? दिसंबर में लोन दिया ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने? 6। जवाब 60,000 जी। बताएं बताएं जल्दी बताएं, अभी टोटल ना करें। ओके ठीक है जी, ओवर करो।